हाय आदाब और सत श्री अकाल और एक बार फिर से आ गया हूँ मैं आप लोगों के बीच आपका हमराज आरजे अभिनव दासंगोई में 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो नैनवाणी पर दासंगोई में आज लेकर आया हूँ जैनेंद्र कुमार की एक और कहानी है अपना अपना भाग्य। शुरुआत करते हैं इस कहानी की। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम झुकने पर हम सड़क के किनारे की एक बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेशे से भाप से बादल हमारे सरों को छू छू कर बेरोक टोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधेरे से रंग कर कभी वो नीले दिखते, कभी सफ़ेद और फिर देर में अरुण पड़ जाते। वो जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे थे। पीछे हमारे पूर्व वाला मैदान फैला था। सामने अंग्रेज़ों का एक प्रमोद गृह था जहाँ सुहावना रसीला बाजा बज रहा था और पास में था वही सुरमय अनुपम नैनीताल। ताल में किश्तियाँ अपने सफ़ेद पाल उड़ाती हुई एक दो अंग्रेज़ यात्रियों को लेकर इधर से उधर और उधर से इधर खेल रही थी। कई कुछ अंग्रेज़ एक एक देवी सामने प्रस्थापित कर अपनी सुई सी शक्ल की डोंगियों को मानो शर्त बांध कर सर पर दौड़ा रहे थे। के किनारे पर कुछ साहब अपनी बंसी डाले सधैर्य एकाग्र एकस्थ एकनिष्ठ मछली चिंतन कर रहे थे। पीछे पोलो लॉन में बच्चे किलकारियाँ मारते हुए हॉकी खेल रहे थे। शोर मारपीट और गाली गलौज भी जैसे खेल का ही एक अंश था। इस तमाम खेल को उतने क्षणों का उद्देश्य बना वो बालक अपना सारा मन, सारी देह, समग्र बल और समूची विद्या लगाकर मानो खत्म कर देना चाहते थे। उन्हें आगे की चिंता ना थी, बीते का ख्याल ना था। वो शुद्ध तत्काल के प्राणी थे। वो शब्द की संपूर्ण सच्चाई के साथ जीवित थे। सड़क पर से नर नारियों का विरल प्रवाह आ रहा था और जा रहा था। उसका ना ओर था ना छोर। ये प्रवाह कहाँ जा रहा था और कहाँ से आ रहा था कौन बता सकता है। सब उम्र के सब तरह के लोग उसमें थे। मानो मनुष्यता के नमूनों का बाजार सजकर सामने से इठलाता हुआ निकला जा रहा हो। अधिकार गौरव में तने अंग्रेज उसमें थे और चिथड़ों से सजे घोड़ों की बाग थामे वो पहाड़ी उसमें थे जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचल कर शून्य बना लिया है और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए हैं। भागते, खेलते, हंसते, शरारत करते लाल लाल अंग्रेज बच्चे थे और पीली पीली आंखें फाड़े पिता की उंगली पकड़कर चलते हुए अपने हिंदुस्तानी नौनिहाल भी थे। अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे और खेल रहे थे। उधर भारतीय पितृदेव भी थे जो बुजुर्गों को अपने चारों तरफ लपेटे धन संपदा के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। अंग्रेज रमणियाँ थीं जो धीरे धीरे नहीं चलती थीं, तेज चलती थी। उन्हें न चलने में रुकावट आती थी, न थकावट आती थी, न हंसने में मौत आती थी। कसरत के नाम पर घोड़े पर भी बैठ सकती थी और घोड़े के साथ ही साथ जरा जी होते ही किसी किसी हिंदुस्तानी पर कोड़े भी फटकार सकती थी। दो दो तीन तीन चार चार की टोलियों में निशंक निरापद इस प्रवाह में मानो अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर चले जा रही थी। उधर हमारी भारत की कुल लक्ष्मी सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती और संभालती हुई साड़ी की कई तहों में सिमट सिमट कर लोक लाज और स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आंख गाड़े कदम कदम बढ़ रही थी। इसके साथ ही भारतीयता का एक और नमूना था। अपने कालेपन को खुरच खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाला अंग्रेजी नपुरुषोत्तम भी थे जो ऐसे नेटिवों को देखकर मुंह फोड़ लेते थे और अंग्रेज़ों को देखकर आंखें बिछा लेते थे और दुम हिलाने लगते थे। वैसे वे अकड़ कर चलते थे। भारत भूमि को उसी अकड़ के साथ कुचल कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिला है। घंटे के घंटे सरक गए, अंधकार गाढ़ा हो गया, बादल सफ़ेद होकर जम गए, मनुष्यों का वो तांता एक एक करके क्षीण हो गया। अब इक्का दुक्का आदमी सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहा था। हम वहीं के वहीं बैठे थे। सर्दी मालूम हुई। हमारे ओवरकोट भीग गए थे। पीछे फिरकर देखा, ये लाल बर्फ की चादर की तरह बिल्कुल स्तब्ध और सुन्न पड़ा था। सब सन्नाटा था। तल्ली ताल की बिजली की रोशनियाँ दीप मलिक सी जगमगा रही थी। ये जगमगाहट तो मील तक फैले हुए प्रकृति के जल दर्पण पर प्रतिबिंब हो रही थी और दर्पण का कांपता हुआ, लहरें लेता हुआ वो जल प्रतिबिंबों को 100 गुना 1000 गुना करके उनके प्रकाश को मानो एकत्र और पूंजीभूत करके व्याप्त कर रहा था। पहाड़ों के सर पर की रोशनाइयाँ तारों से जान पड़ती थी। हमारे देखते देखते घने पर्दे ने आकर इन सब को ढक दिया। रोशनियाँ मानो मर गईं, जगमगाहट लुप्त हो गई। वो काले काले भूत से पहाड़ भी इस सफ़ेद पर्दे के पीछे छिप गए। पास की वस्तु भी ना दिखने लगी। मानो एक घनीभूत प्रलय था। सब कुछ इस घनी कोहरी सफ़ेदी में दब गया। एक शुभ्र महासागर ने फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ वो निर्भेद्य सफ़ेद शून्यता ही फैली हुई थी। ऐसा घना कोहरा हमने कभी ना देखा था। वो टिप टिप टपक रहा था। मार्ग अब बिल्कुल निर्जन चुप था। वो प्रवाह न जाने किन घोंसलों में जा छुपा था। उस वृद्धाकार शुभ्र शून्य में कहीं से 11 बार टन टन हो उठा।
जैसे कहीं दूर कब्र में से आवाज़ आ रही हो। हम अपने अपने होटलों के लिए चल दिए। रास्ते में दो मित्रों का होटल मिला। दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। हम दोनों आगे बढ़े। हमारा होटल आगे था। ताल के किनारे किनारे हम चले जा रहे थे। हमारे ओवरकोट तर हो गए थे। बारिश नहीं मालूम होती थी, पर वहाँ तो ऊपर नीचे हवा के कणकण में बारिश थी। सर्दी इतनी कि सोचा कोट पर एक कंबल और होता तो अच्छा होता। रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे पर बेंच पड़ी थी। मैं जी में बेचैन हो रहा था। झटपट होटल पहुंचकर इन भीगे कपड़ों से छुट्टी पा गर्म बिस्तर में छिपकर सोना चाहता था, पर साथ के मित्रों की सनक कब उठेगी, कब थमेगी, इसका पता ना था, और वो कैसी क्या होगी इसका भी कुछ अंदाज ना था। उन्होंने कहा, आओ ज़रा यहाँ बैठें। हम उस चूते कोहरे में रात के ठीक 1 बजे तालाब के किनारे उस भीगी बर्फ़ से ठंडी हो रही लोहे की बेंच पर बैठ गए। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का इरादा ना मालूम हुआ। मैंने खिसा कर कहा, चलिए भी, अरे ज़रा बैठो भी। हाथ पकड़कर ज़रा बैठने के लिए जब इस ज़ोर से बैठा लिया गया तो और चारा ना रहा। लाचार बैठे रहना पड़ा। सड़क से छुटकारा पाना आसान ना था, और ये ज़रा बैठना ज़रा ना था, बहुत था। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था। कोड़ रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वो क्या है। मैंने देखा कोहरे की सफ़ेदी में कुछ ही दूर, हाथ से दूर, एक काली सी सूरत हमारी तरफ बढ़ी आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता चला आ रहा है। नंगे पैर है, नंगा सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए है। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे हैं, और वो न जाने कहाँ जा रहा है, कहाँ जाना चाहता है। उसके कदमों में जैसे न कोई अगला है, न पिछला, न दायां है, न बायां है। पास ही चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा, कोई 10 बरस का होगा। गोरे रंग का है, पर मैल से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी, बड़ी, पर रूखी हैं। माथा जैसे अभी से झुर्रियाँ खा गया है। वो हमें ना देख पाया। वो जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था। न नीचे की धरती, न ऊपर चारों तरफ फैला हुआ कोहरा, न सामने का तालाब, न बाकी दुनिया। वो बस अपने विकट वर्तमान को देख रहा था। मित्र ने आवाज़ दी, ए! उसने जैसे जाग कर देखा और पास आ गया। तू कहाँ जा रहा है? उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है? बालक मौन, मूक, फिर भी बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहाँ सोएगा? यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज वहाँ क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी? सब काम। 1 रुपया और जूठा खाना। फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा? हाँ। कहाँ? यहीं कहीं। इन्हीं कपड़ों में? बालक फिर से आंखों से बोलकर मुंह खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थी, ये भी कैसा मूर्ख प्रश्न। माँ बाप हैं? हैं। कहाँ? 15 कोस दूर गांव में। तू भाग आया? हाँ। क्यों? मेरे कई छोटे भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं। बाप भूखा रहता था और मारता था। माँ भूखी रहती थी और रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था, उसी गांव का, मुझसे बड़ा था। दोनों साथ यहाँ आए, वो अब नहीं है। कहाँ गया? मर गया। मर गया? मर गया। हाँ, साहब ने मारा, मर गया। अच्छा, हमारे साथ चल। वो साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्तों के होटल में पहुंचे। वकील साहब! वकील लोग होटल के कमरे के ऊपर के कमरे से उतर कर आए। कश्मीरी दोशाला लपेटे थे, मोजे चढ़े पैरों में चप्पल थी। सुर में हल्की सी झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। आहा, फिर आप कहिए, आपको नौकर की ज़रूरत थी ना? देखिए, ये लड़का है। कहाँ से ले आए? ऐसे आप जानते हैं? जानता हूँ, ये बेईमान नहीं हो सकता। हाजी, ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं। बच्चे बच्चे में गुल छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब हैं, उठा लाए कहीं से। लो जी, ये नौकर लो। मानिए तो ये लड़का अच्छा निकलेगा। आप भी जी, बस खूब हैं। अरे गहरे को नौकर बना लिया जाए और अगले दिन वो न जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। अब मानते ही नहीं, मैं क्या करूं? माने क्या खाक? आप भी जी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा, अब हम सोने जाते हैं।
और वो 4 रुपये रोज़ के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर सोने झटपट चले गए। वकील साहब के चले जाने पर होटल के बाहर आकर मित्र ने अपनी जेब से कुछ हाथ डालकर टटोला, पर झट कुछ निराश हाथ बाहर करके मेरी ओर देखने लगे। कहानी का अगला अंश लेकर आता हूँ कल।